को नमस्कार। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत में अभिनंदन है। आज हम 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह किया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, आज हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पहले हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। उसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों को आपसे हम पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद हम 12 प्रश्नों का विस्तृत चर्चा करेंगे। जो छात्र नए हैं वे ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो जाए। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। इसमें पिछले हफ्ते के प्रश्नों को जब रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आप लोग भी अपना ध्यान देते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहेंगे। तो प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो इसका उत्तर होगा जिम्नास्टिक। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सनत जयसूर्या को किस देश का क्रिकेट बोर्ड का कोच बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा साक्षर अभियान 100 दिनों के लिए चलाया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अगला प्रश्न है, दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा नीम रिंजी शेरपा। अगला प्रश्न है, रतन टाटा का हाल ही में मृत्यु हो गई, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये उद्योगपति थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, नाबार्ड के एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,698 रुपये। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हिज्ब उत तहरीर को भारत सरकार आतंकी संगठन घोषित किया है, यह किस देश का आतंकी संगठन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यरूशलेम। अगला प्रश्न है, युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। अब हम 2 प्रश्नों को पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजकुमारी हिरानी का सम्मान किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित करेगी? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में डेविस बेकर और डेविस हसाविस और जॉन जम्पर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह किए हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसका हम अगले हफ्ते रिवीजन में करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चल रहे हैं। प्रश्न है, उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ली है। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में INDRIA को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42, कांग्रेस को 6 और CPIM को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 48 सीटों, जिसमें 5 नॉमिनेट विधायक समेत की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के पहले सीएम बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सिराज। तेलंगाना सरकार यानी यहाँ के तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। इसके पहले बॉक्सर निखत को भी डीएसपी पद नियुक्त किया गया था। निखत 2 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे हैं। इस साल भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सिराज को सरकारी नौकरी देने और एक प्लाट अलाट करने का आदेश दिया था। इस तरह से तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को डीएसपी पद पर नियुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवराज राय की मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। देवराज राय का जन्म 9 दिसंबर 1950 को हुआ था और उन्होंने 1970 में सत्यजीत राय की फिल्म प्रतिद्वंदी से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद 1971 में मृणाल सेन को कोलकाता 71 में अभिनय किया, जिसने उन्हें बड़ी लोकप्रियता दिलाई। तो देवराय ने तपन सिन्हा, तरुण मजूमदार, विभूति लाहा जैसे उस दौर के मशहूर निर्देशकों के साथ भी काम किया है। उनकी अदाकारी तपन सिन्हा की फिल्म राजा में हमेशा यादगार रहेगी। इसके अलावा 1973 में दिनेश गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म मार्जिना अब्दुल्ला में मीतू मुखर्जी के साथ उनकी जोड़ी ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। देवराज राय ने केवल फिल्मों में बल्कि रंगमंच पे भी काम अपना बहुत अच्छा जौहर दिखाया। वे दूरदर्शन पर समाचार वाचक भी काफ़ी लोकप्रिय थे, यानी ये सबसे ज़्यादा मशहूर समाचार में थे। इसके बाद फिल्मों में भी उन्होंने किया।
और इनकी जो शादी हुई 1976 में अभिनेत्री अनुराधा राय से विवाह हुआ। तो ये काफ़ी चर्चित रहे, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है परीक्षा के लिए। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में महारत्न कंपनियों की सूची 2024 के अनुसार 14वां महारत्न कंपनी के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी हाल ही में इसे महारत्न कंपनी की सूची में शामिल किया गया है, यानी अब भारत में 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को प्रतिष्ठित महारत्न पदनाम प्रदान किया है, और जिससे यह ऐसा करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गया है। तो विशेष पात्रता आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है महारत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनियों की सूची में नवीनतम नाम जुड़ने के बाद भारत में 14 महारत्न हो गए हैं और 24 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में WR शतरंज मास्टर कप 2024 किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फ्रांस के मैक्सिम वचियर लाग्रेव को हराकर 2024 WR शतरंज मास्टर्स कप जीत लिया है, जिसमें उन्हें 20,000 यूरो का शीर्ष पुरस्कार और 27.84 FIDE सर्किट अंक मिले हैं। तो एरिगेसी जो 2796.1 की लाइव रेटिंग के साथ दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं, अनेक खिताब जीतने के लिए अपने ही भारत के हमवतन विदित गुजराती को और R प्रज्ञानंद को हराया था। तो अगला प्रश्न है, नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यानी वर्तमान में बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसके पहले भी ये नायब सिंह सैनी ही थे। इन्होंने पंचकुला के दशहरा के मैदान में शपथ लिया। इसमें हम और अवसर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। जो ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता रूस करेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। तब ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य देशों में से किसी एक देश के द्वारा की जाती है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की मेजबानी की थी। ब्रिक्स समूह का जो मकसद है शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। तो अगला प्रश्न है कि सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। यानी सुल्तान जोहर कप हॉकी खेल से संबंधित है। अभी वर्तमान समय में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट में अपने अभियान का शानदार आगाज कर दिया है। और इसके पहले वह जापान को 4-2 से हराकर 6 टीमों के मुकाबले में शानदार शुरुआत की और आज यानी रविवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती पेश करेगा। जबकि 3 बार की चैंपियन भारतीय टीम को चौथे खिताब की तलाश है। इसके पिछले साल टीम तीसरे स्थान पर रही थी। तो अगला प्रश्न है, आरक्षण कोटा के अंदर कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार जैसे ही संभाला और अपने पहले ही कैबिनेट में इन्होंने यह फैसला लिया कि आरक्षण को लेकर भी यह बहुत बड़ा फैसला है, जिसे यह तय किया गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अधिकार दे दिया था। हालांकि इस पर मायावती सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो ने विरोध दर्ज किया है। अगला प्रश्न है, पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो सर्वप्रथम राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा तथा गुजरात और पांडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। अब प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने घोषणा की है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्लेनरी हॉल में आयोजित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक
अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मिरातानिया और मलावी के 3 देशों के दौरे पर हैं। वह पहले अल्जीरिया, फिर मारिटानिया और अपने दौरे के आखिरी चरण में मलावी के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इन तीनों अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। अफ्रीकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के साथ सुकांत मजुमदार और संसद सदस्य मुकेश कुमार स्टोक्स और अतुल गर्ग भी हैं। तो भारत की राष्ट्रपति अक्टूबर अंतिम यानी आते वक्त पूर्वी तिमोर से भी होते हुए ये आएंगे। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्राप्त हुआ है। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को 10 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है। इसमें जो और ऑप्शन हैं, जैसे डारोन एसे मोगलू, इसमें ऑप्शन नंबर जो ये है डारोन एसे मोगलू, इन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साइमन जॉनसन, ऑप्शन नंबर जो डी है जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को 2024 के लिए अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर जो बी है हांगकांग, ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं।